जबरान बोला, किसी नतीजे पर तो मैं भी नहीं पहुंच सका, लेकिन हम जो कुछ भी करना होगा हमें जल्दी करना होगा। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान दुश्मन न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेट की तैयारी बड़ी तेज़ी से जारी है। अगर हमने देर कर दी तो ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इमरान ने कहा, मुझे हालात की संगीनी का एहसास है, इसलिए मैंने कल दिन के वक्त प्रोजेक्ट की सुराग रसानी का फ़ैसला किया है। इसके बाद ही हम कोई प्लानिंग कर पाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जबरान ने बोला। इसके बाद वो वहाँ केले के पत्तों के फर्श पर लेट गए और सो गए। सुबह उनकी दिन चढ़े आँख खुली। बाहर आसमान उसी तरह अबरआलूद था और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। वो बारी बारी मंदिर की पनाहगाह से निकलकर तालाब में जाकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया और कोठरी में आकर बैठकर भुने चने खाने लगे। नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। कमांडो चाकू इमरान के पास था। ऑटोमेटिक पिस्तौल, मार्कर बम का डब्बा उन्होंने मंदिर के पीछे एक झाड़ी में छुपा दिया था। इमरान अकेला सुराग रसानी की मुहिम पर निकल गया। उसने जबरान को हिदायत कर दी थी कि वो कोठरी के अंदर बैठने के बजाय मंदिर के खंडर के बाहर किसी जगह छुप कर बैठ जाए और जब तक वो वापस ना आए वहीं बैठा रहे। दिन की रोशनी में भी जंगल की हैबत और सुकूत इसी तरह कायम था। दरख्त पर परिंदे भी बोल बोल कर चुप हो चुके थे। रात के वक्त वो जिस रास्ते से प्रोजेक्ट तक गया था अभी उसी रास्ते पर जा रहा था। कमांडो चाकू उसने धोती के अंदर रखा हुआ था। उसके हाथ में सिर्फ लंबा बांस था। बालों को सर के ऊपर बांध रखा था। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि वो आदिवासी जंगली नहीं है, बल्कि शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा और ख़तरनाक कमांडो है। इमरान बड़ी बेनियाजी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में वो इस तरफ से चौकस और चौकन्ना था। एक एक आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। एक दरख्त और झाड़ी पर उसकी नज़र थी। वो जानता था कि ये रात नहीं है बल्कि दिन का वक्त है और उसे किसी तरफ से भी देखा जा सकता है और वो एक हसास तरीन इलाके में जा रहा है। मंदिर से निकलकर वो घने जंगलों में दाखिल हो चुका था। आगे बांस के दरख्तों के दरमियान बनी हुई सुरंग थी। रात की तरह वो इस वक्त भी इस सुरंगनुमा रास्ते से नहीं गुजर रहा था। वहाँ से वो मगरिब की तरफ 150 कदमों के फासले से आगे निकलना चाहता था। जंगल में रात के तरह खामोशी छाई थी। कभी कभी दरख्त पर किसी परिंदे की आवाज़ आ जाती थी, उसके बाद फिर हैबतनाक खामोशी छा जाती थी। अभी बांस के झुंड वाला सुरंगनुमा रास्ता दूर था। इमरान स्याह तनों वाले घने दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी छठी हिस्स ने उसे बेदार किया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। इमरान ने एकदम पीछे मुड़कर देखने की बजाय अपनी रफ्तार आहिस्ता कर रख दी और फिर ये जाहिर करते हुए जैसे थक गया हो एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसे मालूम था कि उसकी छठी हिस्स ने उसे गलत इत्तला नहीं दी। दूसरे ही लम्हे उसे अपने अक़ब में कदमों की आहट सुनाई दी। वो होशियार हो गया। उसने पहला काम ये किया कि बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ अपनी धोती में छुपाया हुआ कमांडो चाकू निकाल कर उसे एक करीबी झाड़ी के अंदर फेंक दिया। चाकू झाड़ी के अंदर चला गया। उसे यकीन हो गया कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने अनपढ़ जंगली आदिवासियों वाला अदाकारी शुरू कर दी। एक टांग फैला दी, कभी हाथ से सर को खुजाता, कभी सीना खुजाता और कभी अपनी पिंडली पर इस तरह ज़ोर से हाथ मारता जैसे मच्छर को मार रहा हो। इतना उसे मालूम था कि यहाँ से भागने का अब वक्त नहीं रहा। जो कोई भी उसके पीछे आ रहा है उसके सर पर पहुँच चुका था। ये इलाका ही ऐसा था कि किसी न किसी को इसके पीछे आना ही था। इसका ख्याल था कि ये कोई एक पुलिस फोर्स का आदमी होगा, मगर अचानक दरख्त के अक़ब में से 2 पुलिस की कमांडो फोर्स के सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों काली स्याह वर्दियों वाले थे। दोनों के पास सब मशीन गनें थी। दोनों जब मशीन गनों का रुख इमरान की तरफ था, उन्हें देखकर इमरान हाथ बांधकर जल्दी से खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी हत्या ना करना, मुझे ना मारना, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। दोनों पुलिस कमांडो उसको गहरी नज़रों से देख रहे थे। एक सिपाही आगे था, दूसरा 3 कदम पीछे था। एक तरफ हट कर खड़ा था जो सिपाही आगे आकर खड़ा हो गया। उसने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? इमरान ने रहम तलब अंदाज में बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आदिवासी हूँ, खाड़ी के पार जंगल में कटाई का काम करता हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकला हूँ।
कमांडो सिपाही ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? शमोगा माई बाप, शमोगा मेरा नाम है। महाराज शिवजी का भक्त हूँ, दूसरे गांव से मेहनत मजदूरी करने आया हूँ महाराज। ने एक सेकंड खामोश रहने के बाद पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? इमरान बोला, महाराज मेरा बूढ़ा बापू मेरे साथ है जी, हम पीछे एक झोंपड़ी में रहते हैं महाराज। मेरा बूढ़ा बाप वहाँ रोटी वगैरह पकाता है। इमरान आखिर एक तजर्बाकार कमांडो था और इस किस्म के कई सिपाहियों को भुगत चुका था, दुश्मन की कैद में रह चुका था। इस पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही का अंदाज़ा और चेहरा बता रहा था कि उसे इमरान पर शक पड़ चुका है और वो उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा, उसे आगे लगाकर अपने साथ किसी जगह पूछगिछ के लिए ले जाएगा। चुनाचे उसने जानबूझकर अपने साथ रहने वाले बापू का जिक्र किया था। वो अपने बापू के साथ जंगल में रहता है। दुश्मन की खुफिया पुलिस जब किसी जासूस को हिरासत में लेती है तो वो सबसे पहले ये मालूम करना चाहती है कि इस जासूस के साथी कहाँ कहाँ रूप पोष हैं, ताकि उस पूरे गैंग को पकड़ा जा सके। चुनाचे इस पुलिस कमांडो ने इमरान को यही सवाल किया था कि तुम्हारे साथ और कौन है। इमरान ने जानबूझकर कसदन बताया था कि वो अकेला नहीं है। चुनाचे वो पुलिस कमांडो फोर्स का अनाड़ी कमांडो उसके जाल में फंस गया था और सब मशीन की नाल का मुंह एक तरफ इशारा कर कर बोला, चलो हम तुम्हारे बापू से मिलेंगे। एक सिपाही इमरान के दाएं जानिब हो गया, एक बाएं जानिब हो गया और अपने अपने असले की जद में लेकर उसके साथ साथ चलने लगे। इमरान को क्या करना था ये उसने पूरी तरह सोच लिया था। वो हाथ ऊपर उठाए दोनों कमांडों के आगे आगे चल रहा था। जंगल से निकलते ही इमरान राम जी के मंदिर की तरफ चल पड़ा। कमांडो सिपाही ने गुस्सीली आवाज़ में पूछा, अरे इस तरफ कहाँ जा रहे हो? उधर तो घाट है। इमरान ने कहा, महाराज वो सामने वाला राम जी के मंदिर में मेरा बापू रहता है। सिपाही ने सब मशीन गन की नाली इमरान की गर्दन पर लगाते हुए कहा, भागने की कोशिश की तो उड़ा कर रख दूंगा। असल में ये दोनों सिपाही खुफिया प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पुलिस फोर्स के सिपाही थे। जो सिपाही इमरान को ले जा रहा था उसे इमरान पर शक पड़ गया था कि यह आदिवासी नहीं है। इमरान इस दौरान राम जी के मंदिर के सामने आ गया था और जबरान को कोठरी के बाहर एक तरफ छुपकर बैठने की हिदायत कर दी गई थी। अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो वो दुश्मन को घेर कर यहाँ ले आएगा और जबरान इस पोजीशन में होगा कि पीछे से दुश्मन के सिपाही या जासूस पर वार करके उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ दुश्मनों को ज़ख्मी करने या उसे भागाने या उसे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान और जबरान को मिशन कामयाब बनाना था, हर हालत में कामयाब, और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानों की बाजी भी लगा रखी थी और रास्ते में आने वाले तमाम दुश्मनों की हालत भी उन्होंने ख़राब करनी थी, बल्कि उनको ज़िंदा ही नहीं छोड़ना था। मंदिर के दरवाजे के आगे आते ही इमरान ने आवाज़ दी, अरे ओ बापू बाहर आइयो, मेरी जान बचाइयो बापू। इमरान की आवाज़ देने से पहले ही जबरान ने इमरान को देख लिया था कि हिरासत में है और इन्हें किस तरकीब के साथ यहाँ पर लेकर आया है। कमांडो जबरान ये भी जानता था, चुनाचे इसने मंदिर के दरवाजे की एक तरफ दरख्त की ओट में छुपकर बैठने से पहले मंदिर के पीछे वाली झाड़ी में जाकर अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल वगैरह निकाल लिए थे। इस वक्त भी पिस्तौल जिसके आगे साइलेंसर लगा था कमांडो जबरान के हाथ में था। उसने सोच लिया था कि इन दोनों पुलिस के सिपाहियों को किस तरह हलाक करना है। जबरान को ये फिक्र नहीं थी कि पिस्तौल के फायर से जंगल में धमाका होगा जो उसके साथियों को खबरदार कर देगा। पिस्तौल के आगे साइलेंसर लगा हुआ था और इसमें से फायर के वक्त सिर्फ हल्की सी ठस की आवाज़ आएगी। जहाँ तक निशाना लगाने का सवाल था, जबरान कोई अनाड़ी और मामूली पुलिस का सिपाही नहीं था, वो एक तरबियत याफ्ता निशानेबाज भी था। वो दोनों सिपाहियों के एक जानिब पहलू की तरफ था और दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट का फासला था। दोनों सिपाही जबरान के निशाने की जद पर थे। इस दौरान इमरान ने बहुत बड़ी आवाज़ में कहा, बापू, अरे ओ बापू बाहर आइयो, बापू कहाँ रह गए हो? वो हकीकत में जबरान को आवाज़ दे रहा था कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम इनको शूट क्यों नहीं करते, किसका इंतज़ार कर रहे हो? जबरान को खुद भी एहसास हो रहा था कि देर काफ़ी हो रही है, अगर ज़रा इसे और देर हो गई तो मुमकिन है कि वो इमरान को शूट कर दें। जबरान ने सबसे पहले अगले सिपाही का निशाना लिया जिसने इमरान की तरफ अपनी मशीन गन तान रखी थी और अब उसे गालियां दे रहा था। जबरान की गोली अगले सिपाही की खोपड़ी में से घुस कर
उसके 2 टुकड़े करते हुए बाहर निकल आई। वो कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। उसके साथ ही जबरान ने सिपाही दूसरे सिपाही की तरफ फायर कर दिया, वो भी गिर गया। इतनी देर में कमांडो इमरान ने दोनों सिपाहियों की सब मशीन गनों पर कब्जा कर लिया। जबरान ने पूछा, ये दोनों कहाँ से तुम्हारे पीछे लगे थे? इमरान ने उसे सारी तफसील बताई और अब इनकी लाशों को ठिकाने लगाते हुए हो सकता है पुलिस की दूसरी पार्टी इनकी तलाश में निकल आए। जबरान बोला, अभी नहीं, यहीं कहीं छुपा देते हैं, शाम को अंधेरा हो जाने के बाद इन्हें झील में फेंक देंगे। उस वक्त वो दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीटते हुए मंदिर से दूर ले गए और उन्हें झाड़ियों में एक जगह पर छुपा दिया। सब मशीन गनों भी लाशों के साथ छुपा दी। वो कोई सबूत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। इसके बाद दोनों ने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल भी मंदिर से पीछे चंद कदम एक झाड़ी के अंदर छुपा दिए। इनके साथ ही कमांडो चाकू भी उन्होंने छुपा दिए। अब उनके पास स्वाए भुने हुए चनों के थैले के और कुछ भी नहीं था। इतने में बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो कोठरी में बैठकर गौर करने लगे कि अब हमें किस किस्म के मंसूबे के साथ काम करना पड़ेगा। इमरान कहने लगा, एक बात जाहिर है कि हम किसी दूसरे ज़रिए से ही इस प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी इस सिलसिले में मदद कर सके। कोई दूसरा बेस भी नहीं बदल सकते। हमारे पास बेस बदलने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जबरान ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है भारत का न्यूक्लियर रॉकेट प्लांट तकमील तक पहुंचता जा रहा है। हमें फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर उसकी एक ही सूरत है। वो क्या? जबरान ने कहा। इमरान बोला, वो ये कि हम ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर प्रोजेक्ट के कमरे तक पहुंच सकते हैं। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। जबरान ने किसी कदर ताज्जुब के साथ कहा, हम कितनी लंबी सुरंग खोद सकते हैं? ये तो बड़ा लंबा काम है। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट ही सुरंग खोदनी पड़ेगी। वो कैसे? जबरान ने कहा, वो इस तरह के हम वहाँ से सुरंग खोदेंगे जहाँ से कांटेदार तारों की दीवार और प्रोजेक्ट के बड़े कमरों का सिर्फ बेस 25 से 30 फुट का फासला रह जाता है। जबरान बोला, लेकिन ये काम हम वहाँ पर बैठ के कैसे कर सकते हैं जहाँ पर 15-20 मिनट के बाद हर वक्त पुलिस पेट्रोल पार्टी गश्त करने आ जाती है। इमरान कहने लगा, यही तो हमारा कमाल है और यही हमारी ड्यूटी है। हमें इसी दिन के लिए तो ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें कमांडो कहलवाने का कोई हक़ नहीं। हमारे पास सुरंग खोदने के लिए कमांडो चाकू खुशकिस्मती से मौजूद है। इमरान ने जबरान के इन खदशात पर सिर्फ इतना तबसरा किया, जबरान एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम इस तरह सोचोगे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आज रात एक बार फिर मुशाहिदाती मुहिम पर जाऊँगा और जगह की निशानदही कर आऊँगा जहाँ से हमें सुरंग खोदनी होगी। क्या मेरा तुम्हारे साथ जाना ज़रूरी नहीं? जबरान ने पूछा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ख्वाह इन्हें ख़तरे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों सारा दिन मंदिर की कोठरी के अंदर ही छुप कर बैठे रहे। अंधेरा होते ही इमरान और जबरान ने सबसे पहला काम ये किया कि पुलिस के सिपाहियों की लाशों को झाड़ियों में से निकालकर उनको कंधों पर लादा और झील की तरफ ले गए। वहाँ झील के किनारे की एक तरफ उन्हें डाल दिया और बड़े बड़े भारी पत्थर उनके साथ बांधकर उनको झील के अंदर गिरा दिया। झील बहुत गहरी थी। पत्थरों का बोझ दोनों को फौरन झील की तह में ले गया। सब मशीन गनें भी उनके साथ ही झील में गिरा दी गई। इस काम से फारग होकर वो अपनी मंदिर वाली पनाहगाह में वापस आ गए। थोड़े से भुने चने खाए, 2-3 केले खाए, नारियल का पानी पिया और अंधेरे में ही पत्तों के फर्श पर लेट गए। इमरान ने आज रात को उस जगह की निशानदही करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था जहां वो सुरंग खोदने का काम करने वाला था। ये बड़ा वक्त तलब काम था मगर इससे हर हालत में उन्हें करना था। यही आजमाइश और यही इम्तहान की घड़ी थी और इसके लिए पूरी तरह से वो तैयार थे। उसके अंदाजे के मुताबिक जब रात काफ़ी गुजर गई तो उसने जबरान से कहा, मेरा ख्याल है मुझे चल पड़ना चाहिए, रात काफ़ी गुजर गई है। जबरान ने कोई जवाब न दिया, वो गहरी नींद सो रहा था। इमरान ने उसे कहा, मैं अपने रेकी के मिशन पर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना।
कमांडो इमरान कोठरी से निकल आया। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, बूंदाबांदी रुक चुकी थी। ये अच्छा शुगन था। अगरचे बारिश में पुलिस की गश्ती पार्टी के आने का इम्कान कम था, लेकिन बारिश में इमरान को भी जंगल में रास्ता तलाश करने में दुश्वारी पेश आ सकती थी। वो मंदिर से निकलकर सीधा उन झाड़ियों की तरफ गया जहाँ पर उन्होंने पोशीदा जगह पर मार्कर बम का डब्बा, अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल और चाकू का छुपाए हुए थे। इमरान ने वहाँ से कमांडो चाकू लेकर अपनी धोती में रख लिया और अच्छी तरह से छुपाया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। जंगल का रास्ता उसे याद था। वो अंधेरे में एक तरफ चल निकला। पहले घना जंगल आया, फिर बांसों का झुंड शुरू हो गया। यहाँ बांसों के झुंड में वो सुरंगनुमा रास्ता था। आखिर एक बार फिर घना जंगल शुरू हो गया। ये उस रास्ते का आखिरी घना जंगल था। वो इसमें से गुजर रहा था। बूंदाबांदी की वजह से ज़मीन पर घास और झाड़ियाँ गीली हो चुकी थी। इसके चलने से पत्तों की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके बावजूद वो बड़ी एहतियात से पाँव रख रहा था। वो चारों तरफ से होशियार भी था। जंगल की खामोशी पर उसके कान बराबर लगे हुए थे। ज़रा सी आहट भी उसे सुनाई दे सकती थी। चलते चलते घने जंगल का वो टुकड़ा भी ख़त्म हो गया। यहाँ उसने दरख्तों के तनों के दरमियान देखा। उसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की इकलौती बत्ती झिलमिलाती नज़र आई। वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द के सबसे हसास इलाके में दाखिल हो चुका था। अब वो झुककर चल रहा था। 15-20 मिनट कदम चलने के बाद उसे खारदार तार की बाड़ भी दिखाई देगी। वो वहीं बैठ गया। झिलमिलाती बत्ती की रोशनी में खुली जगह में बने हुए बैरकनुमा कैबन दिखाई दे रहे थे। इनमें से दरमियान वाला बड़ा कैबन था। उसकी पिछली दीवार खारदार बार से 15-20 फुट के फासले पर थी। इमरान को उस जगह से सुरंग खोदनी शुरू करनी थी। उसने वहीं झाड़ियों में छुपे हुए बैठे बैठे सोचा कि इसे इतनी लंबी सुरंग खोदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर वो 15-20 फुट भी सुरंग खोद ले तो खारदार बार की दीवार के अंदर जा सकता है। इसके बाद उसे सिर्फ बड़े कमरे के अलावा बाकी 3 कमरों के साथ मार्कर बम लगाने होंगे और बमों को लगाने से पहले मरहट्टे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट कमलावती को हलाक करना होगा। ये काम इसी सूरत में हो सकता था कि इनके कमरों की तलाशी करके वहाँ टाइम बम लगाया जाए। ये सारी बात उनके मिशन का अहम हिस्सा था।